नमस्कार, मैं सीए भूषण चिपड़े आप सभी का टैक्स की क्लास में वेलकम करता हूं। तो आप सबकी आज ये टैक्स की फर्स्ट क्लास होगी। तो हम लोग शुरू करेंगे डायरेक्ट टैक्सेशन। सीएमए इंटर का जो कोर्स है उसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों मिला के हैं। हमको दोनों पढ़ना है, डायरेक्ट टैक्स भी और इनडायरेक्ट टैक्स भी। अभी हम शुरू करने वाले हैं डायरेक्ट टैक्सेशन। तो हेडिंग लिख लीजिए, डायरेक्ट टैक्स। टैक्स टैक्स क्या होता है? तो टैक्स होता है फिनेंशियल बर्डन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट, या यू कह सकते हैं टैक्स क्या होता है तो सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। सरकार को देश चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। वो पैसे कहां से आते हैं? तो वो पैसे आ सकते हैं, सरकार या तो नेचुरल रिसोर्सेस को बेचकर ला सकती है, या बिजनेस करके ला सकती है, या किसी और तरीके से ला सकती है, और अंत में सरकार टैक्स के रूप से पैसे कलेक्ट करती है। तो टैक्स क्या है? तो टैक्स है सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट, या फिनेंशियल बर्डन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। तो हम अब शुरू करने वाले हैं टैक्सेशन। ठीक, तो टैक्स की क्लास से शुरू होगी। टैक्स क्या है? फिनेंशियल बर्डन इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट। अब हम टैक्स के एलिमेंट्स को अलग अलग करके धीरे धीरे करके समझेंगे कि टैक्स कितने प्रकार का होता है, कैसे लगता है, क्या लगता है। क्लियर? हाँ, टैक्स दो प्रकार का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या क्या? डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा कॉपी में, है ना। हाँ, नोट करते जाइएगा, मैं बता भी रहा हूं। डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष। अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो ध्यान रखिएगा। टैक्स मतलब कर, डायरेक्ट टैक्स मतलब प्रत्यक्ष कर, और इनडायरेक्ट टैक्स मतलब अप्रत्यक्ष कर। ठीक, मैं हिंदी में बताता जाऊंगा। हिंदी में लिखना मेरे लिए थोड़ा सा संभव नहीं है, इसीलिए वीडियो पूरा इंग्लिश में बना है, बात मैं आपसे हिंदी में करूंगा। तो डायरेक्ट शब्द का मतलब होता है जब मैं गवर्नमेंट को डायरेक्ट पे कर रहा हूं, मेरे और गवर्नमेंट के बीच में कोई और नहीं है, तो वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जब मैं गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहा हूं, मेरे और गवर्नमेंट के बीच में एक व्यक्ति है, मैं उसको पे कर रहा हूं और वो व्यक्ति फिर गवर्नमेंट को पे कर रहा है, तब ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाता है? इनडायरेक्ट टैक्स। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और समझाते हैं, पिक्चर के साथ समझते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? टैक्स कितने प्रकार का होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। नोट करिएगा, कॉपी में हर एक चीज होनी चाहिए। हाँ, पहले समझते हैं डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो ये देखिए, ये हम हैं, मैं हूं या आप हैं, हम टैक्स पे कर रहे हैं। क्या पे कर रहे हैं? टैक्स। किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ठीक, अब देखो, मेरे और गवर्नमेंट के बीच में कोई भी है क्या? नहीं, ये मेरा हाथ दे रहा है और गवर्नमेंट का हाथ पैसे ले रहा है कि नहीं? तो यहां पर इस टैक्स को बोलते हैं गवर्नमेंट टैक्स, सॉरी डायरेक्ट टैक्स। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो व्यक्ति टैक्स पे कर रहा है वही व्यक्ति उस टैक्स का दर्द बियर कर रहा है। जो व्यक्ति पे कर रहा है वही व्यक्ति टैक्स का बर्डन बियर कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट पिंच है। डायरेक्ट पिंच मतलब गवर्नमेंट ने तुमको चिमटी काटी और दर्द भी तुमको ही हुआ, तो इसीलिए इसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। ठीक है। हाँ, अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। ठीक, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो ये देखिए, यहां पर मैंने अपना टैक्स का बर्डन किसी और पे शिफ्ट किया। देखो, मैं अपना टैक्स का बर्डन झुका के किसी और को दे रहा हूं, और वो व्यक्ति फिर वो टैक्स गवर्नमेंट को पे करेगा, तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में पे कोई और करता है, लेकिन बर्डन किसी और पर होता है, मतलब दर्द किसी और को होता है उन पैसों का। उदाहरण के लिए समझते हैं, जीएसटी नया नया है, मैं और आप आराम से समझ सकते हैं क्या होता है।
अब बताइए कि आप एज ए स्टूडेंट आपने फीस पे की होगी पिछले 2-3 साल से, कहीं ना कहीं पे कर ही रहे होंगे, या आप सामान खरीदते होगे तो पैसे देते होगे। चलिए, आप लोग कभी भी जीएसटी पे करने के लिए ऑफिस गए हैं जीएसटी के? आप में से कोई भी जीएसटी पे करने के लिए जीएसटी के ऑफिस गया है? नहीं गया है। मैं गया हूं। मैं मतलब एज एन एबीएस फाउंडेशन मैं जीएसटी पे करने के लिए गया हूं। मैंने जीएसटी पे किया है, लेकिन वो जीएसटी मेरी जेब से थोड़ी ना गया। जब मैंने आपसे फीस कलेक्ट की तो फीस के साथ साथ वो जीएसटी भी कलेक्ट हो गया, और वो जीएसटी लेके मैं गवर्नमेंट को पे कर दिया। अब ये बताइए कि वो बिल्कुल जीएसटी पे किसने किया? मैंने। लेकिन मेरे को दर्द हुआ क्या? नहीं। दर्द किसको हुआ? आपको हुआ। जेब से पैसा किसके गया? आपके गया। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। आप दुकान में गए सामान खरीदने के लिए, आपने दुकानदार से सामान खरीदा और दुकानदार को पैसे दे दिए। अब वो दुकानदार उन पैसों को में से जीएसटी का जो हिस्सा होगा वो गवर्नमेंट को पे करेगा। तो पे किसने किया? दुकानदार ने। लेकिन अपने जेब से पे किया क्या? नहीं। क्या किया? आपकी जेब से रिकवर कर लिया। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट पिंच है, मतलब गवर्नमेंट चिमटी किसी और को काटेगी लेकिन दर्द किसी और को होगा। हमारे केस में समझे तो गवर्नमेंट ने चिमटी हमको काटी, लेकिन दर्द किसको हुआ? आपको हुआ। तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट टैक्स। क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट टैक्स। बढ़े आगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। डायरेक्ट टैक्स में आता है इनकम टैक्स। इनकम टैक्स सुना है आप लोगों ने? आप अपनी इनकम पर जो टैक्स पे करते हैं वो इनकम टैक्स। दूसरा होता है वेल्थ टैक्स। दूसरा होता था, क्योंकि अब ये टैक्स हट चुका है, अबॉलिश हो चुका है, आपके जीवन में नहीं है। हाँ, तो लिख लीजिएगा, इसको सर्कल कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा अबॉलिश्ड। अब ये अस्तित्व में नहीं है। जेटली जी ने इसको समाप्त कर दिया था। वेल्थ टैक्स अब अस्तित्व में नहीं है। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या होता है। कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी का मतलब जब हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तब जो ड्यूटी पे करते हैं वो कस्टम ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी जब हम सामान मैन्युफैक्चर करते हैं तब पे करते हैं। सेल्स टैक्स जब हम सेल करते हैं तब। वैट ये भी सेल पर लगता है। और पांचवा सर्विस टैक्स। ये सभी के सभी इनडायरेक्ट टैक्स हैं। क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है। लेकिन 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 1 जुलाई 2017 के बाद से कस्टम ड्यूटी को छोड़ के बाकी के 4 जीएसटी में सबस्यूम्ड हो गए हैं, मतलब जीएसटी में मिल गए हैं। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स में 2 ही प्रकार का टैक्स है, एक कस्टम ड्यूटी और दूसरा जीएसटी। जीएसटी का अर्थ होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो एक्साइज ड्यूटी लगती है दवाइयों पर और लीकर पर। दवा और दारू, इन दो पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है, लेकिन इसके अलावा और किसी पर नहीं लगती। ठीक है, दवा पर भी पूरे इसमें नहीं, अब वो जीएसटी उसमें भी आ गया है। लीकर पर नहीं लगती बिल्कुल भी, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर नहीं लगती। सॉरी, दवा पर जीएसटी आ चुका है। एक्साइज ड्यूटी लीकर पर और पेट्रोल पर नहीं लगती, लगती है, जीएसटी नहीं लगता। सेल्स टैक्स अब हट चुका है पूरी तरीके से। वैट भी अब हट चुका है। बस लीकर और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर जहां लग रहा है एक्साइज ड्यूटी वहां पर वैट लगेगा, बाकी वो भी हट चुका है। सर्विस टैक्स पूरी तरीके से हट चुका है। तो अब सिर्फ कस्टम ड्यूटी और जीएसटी, ये 2 ही इनडायरेक्ट टैक्स में बचा है। इसको नोट कीजिए और नीचे वाला पॉइंट भी लिखिएगा। एक्सेप्ट कस्टम ड्यूटी ऑल अदर टैक्सेस आर नाउ सबस्यूम्ड इन जीएसटी। ये लिखिएगा।
नोट किया आपने? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हमको पढ़ना है इनकम टैक्स। क्या पढ़ना है? इनकम टैक्स। ठीक है। इनकम टैक्स गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 द्वारा। आप लोगों ने फाउंडेशन लेवल में वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ा होगा। वैसे ही इनकम टैक्स गवर्न होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961 द्वारा। हाँ, फाउंडेशन में वैसे आप लोगों ने जितने भी एक्ट पढ़े थे वो बेसिकली अंग्रेजों द्वारा बनाए गए एक्ट थे। हाँ, सब 1947 के पहले बने हुए एक्ट थे। हम ये जो पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, ये 1961 में, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही बनाया था इंडियन पार्लियामेंट में। ठीक, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, ईयर याद रखिएगा, बिल्कुल बड़े बच्चे हैं आप लोग अब, तो आपको याद रहना चाहिए। चलिए शुरू करता हूं मैं। ठीक है। हाँ, तो अब मैं जो भी चीज आपको बताऊंगा वो एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 होगी। ठीक है। चलिए। हाँ, ईयर क्या लिखा हुआ है? ईयर। ईयर मतलब बताइए, ईयर का मतलब क्या होता है? साल, वर्ष, है कि नहीं? ये तो हिंदी रूपांतर हो गया। चलिए, साल का मतलब क्या होता है या वर्ष मतलब क्या होता है? चलिए बताता हूं। ईयर इज अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। ये तो आप सबको पता था, लेकिन उसके आगे वाली लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31 मार्च। बहुत इंपॉर्टेंट है। आज से ही इस बात को ध्यान रखिएगा और आज से जीवन भर इस बात को ध्यान रखिएगा कि साल की शुरुआत हमेशा ही 1 अप्रैल को होती है और साल हमेशा ही खत्म होता है 31 मार्च को। इनकम टैक्स में कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर जैसा कंसेप्ट नहीं है। इनकम टैक्स में हर ईयर फाइनेंशियल ईयर ही होता है ना? हाँ, आप लोगों ने शायद क्लास 11th में या 12th में आपके टीचर ने आपको समझाया होगा कि ईयर दो प्रकार का होता है, एक कैलेंडर ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, बिल्कुल सही, गलत किसी ने नहीं बताया है आपको। लेकिन इनकम टैक्स में ध्यान रखिएगा, इनकम टैक्स में हर ईयर फाइनेंशियल ईयर होता है। हर ईयर 1 अप्रैल से ही शुरू होगा और हर ईयर 31 मार्च को ही खत्म होगा। 1 जनवरी और 31 दिसंबर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखती। 1 जनवरी सिर्फ हैप्पी न्यू ईयर बोलने के काम आएगा और 31 दिसंबर सिर्फ डांस करने के काम आता है। इसके अलावा इन दो डेट्स की और कोई अहमियत नहीं है। ठीक, साल हमेशा कब शुरू होगा? 1 अप्रैल। साल हमेशा कब खत्म होगा? 31 मार्च। चलिए नोट कीजिए। कर लिया नोट आपने? हाँ, अब मैं आगे बढ़ता हूं। ईयर फिर दो पार्ट में डिवाइड होता है। कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर नहीं है, है ना? क्या है? ईयर एक होगा प्रीवियस ईयर और एक होगा असेसमेंट ईयर। क्या क्या? प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। अच्छा, इसको मैं डिटेल में लेता हूं आगे। एक छोटी सी चीज बस समझा दूं हल्की सी कि ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है। बेटा, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स। क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स। इनकम तो मैं रोज अर्न करता हूं या हर महीने अर्न करता हूं, है कि नहीं? तो मैं टैक्स कब पे करूं? सवाल ये उठता है कि मैंने सामान खरीदा, बेचा, मेरे को उस सामान को बेचने से कुछ प्रॉफिट हुआ होगा, क्या मैं टैक्स पे कर दूं? मैंने सैलरी अर्न की, क्या मैं टैक्स पे करूं? मैं टैक्स कब पे करूं? तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, दो पार्ट में ईयर को डिवाइड किया और बहुत सिंपल कंसेप्ट रखा। एक साल कमाओ और अगले साल टैक्स पे करो। एक साल कमाओ और अगले साल टैक्स पे करो।
ठीक। टीडीएस क्या होता है वो हम आगे आने वाले समय में समझेंगे कि सर वो कट भी जो जाता है ना पैसा, वो हम आगे समझेंगे। फिलहाल ये मान के चलते हैं हम 1 साल पैसा कमाते हैं और उन कमाए हुए पैसों पर अगले साल टैक्स पे करते हैं। पहले साल क्या करते हैं, पैसा कमाते हैं और अगले साल क्या करते हैं, उन पैसों पर टैक्स पे करते हैं। तो जिस साल कमाते हैं उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर और जिस साल टैक्स पे करते हैं उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर। इसकी डेफिनेशन आगे लेंगे, फिलहाल ऐसे ही छोटे शब्दों में बस समझने के लिए बोला जाए तो प्रीवियस ईयर जिस साल पैसा कमाए और जिस साल टैक्स पे करेंगे वो क्या कहलाएगा, असेसमेंट ईयर। नोट कीजिए, हाँ डायग्राम भाई नोट कीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब जब आप टैक्स पढ़ेंगे तब तक आपको इन 2 ईयर्स के बारे में पता होना जरूरी है। हाँ ठीक है, अब हम आते हैं डिटेल में। चलिए पहले समझते हैं प्रीवियस ईयर क्या होता है। अभी हम लोगों ने इसको नॉर्मल लैंग्वेज में समझ लिया था, प्रीवियस ईयर क्या होता है, जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं, है ना। द फाइनेंशियल ईयर इन विच द इनकम इज अर्नड इज नोन एज प्रीवियस ईयर। जिस फाइनेंशियल ईयर में हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो ईयर हमारे लिए क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर। क्या कहलाएगा, प्रीवियस ईयर। नोट कीजिए, नोट कर लिया आपने। हाँ, तो जिस साल हम इनकम अर्न कर रहे हैं वो क्या कहलाएगा, प्री अर्न को अंडरलाइन कर लीजिए। हमारे लिए प्रीवियस ईयर होगा 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये हमारा प्रीवियस ईयर होगा। ठीक, जिसको हम प्रीवियस ईयर 22-23 के नाम से जानेंगे। मतलब 22-23 में हमने जो भी इनकम अर्न की होगी उस पर हमको टैक्स कैलकुलेट करना सीखना है। तो अभी अगर आप जून 2023 में एग्जाम देने वाले हैं या दिसंबर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर यही होगा। क्वेश्चन इसी प्रीवियस ईयर का पूछा जाएगा, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये हमारा प्रीवियस ईयर है। नोट कर लीजिए। सॉरी, एक चीज और ले लेते हैं पहले। अच्छा, एक चीज समझते हैं, अगर मान लो हमने जनवरी में कोई बिजनेस शुरू किया, कब बिजनेस शुरू किया, जनवरी में, तो हमारा साल कब खत्म होगा, हमारा साल मार्च में खत्म होगा ना। हम बिजनेस चाहे कभी भी शुरू करें हमारा साल खत्म कब होगा, मार्च में। तो क्या हमारा प्रीवियस ईयर 12 महीने का रहा, नहीं रहा, 12 महीनों से कम का रहा, सिर्फ 3 महीनों का रहा। तो ये सही है क्या, हाँ बिल्कुल सही है। तो प्रीवियस ईयर 12 महीनों से कम का भी हो सकता है, लेकिन किस केस में, न्यूली सेटअप बिजनेस या प्रोफेशन के केस में। ठीक, नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक सीखते हैं, नेक्स्ट ईयर सीखते हैं। नेक्स्ट है असेसमेंट ईयर। अभी मैंने बताया था असेसमेंट ईयर क्या होता है, जिस साल हम टैक्स पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं, असेसमेंट ईयर। द फाइनेंशियल ईयर इन विच income earned in the previous year is taxed is known as assessment year. The financial year in which income earned in the previous year is taxed is known as assessment year. नोट कीजिए, जिस फाइनेंशियल ईयर में हम प्रीवियस ईयर में अर्न की गई इनकम पर टैक्स पे करते हैं वो साल कहलाता है असेसमेंट ईयर।
प्रीवियस ईयर को हिंदी में बोलते हैं गत वर्ष, और असेसमेंट ईयर को हिंदी में बोलते हैं कराधान वर्ष या कर निर्धारण वर्ष। नोट कर लिया आपने? चलिए अब देखिए, हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या था? 22-23। तो उसका अगला साल क्या हो जाएगा? 23-24। तो हमारे लिए प्रीवियस ईयर था 22-23, असेसमेंट ईयर हो जाएगा 23-24। मतलब 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 हमारा असेसमेंट ईयर कहलाएगा। तो अगर हम जून 2023 या दिसंबर 2023 में एग्जाम देने वाले हैं तो हमारा प्रीवियस ईयर होगा 22-23 और असेसमेंट ईयर होगा 23-24। तो हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो होगा फॉर असेसमेंट ईयर 23-24। नोट कर लीजिए, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा, मैं थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझने वाले हैं, एसएससी कौन होता है या एसएससी क्या है। हिंदी में एसएससी शब्द का अर्थ होता है करदाता। क्या मतलब होता है? करदाता। तो अब इंग्लिश में उसका मतलब क्या होगा? टैक्स पेयर। तो जिस व्यक्ति की इनकम हम कैलकुलेट कर रहे हैं उस व्यक्ति को बोलते हैं एसएससी। ठीक है, समझते हैं। एसएससी मीन्स अ पर्सन बाय whom income tax or any other sum of money is payable under the act, या a person in respect of whom any proceedings under the act has been taken for the assessment of his income or loss। सिंपल है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इनकम टैक्स पे करना है वो एसएससी कहलाएगा, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जिस व्यक्ति का असेसमेंट करना चाहा है वो व्यक्ति भी एसएससी कहलाएगा। मतलब आप टैक्स पे नहीं करते थे लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा लगा अरे यार क्या बात है, आपके घर चलना चाहिए, थोड़ा तलाशी लेनी चाहिए क्या हो रहा है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा कि भाई आपके पास पैसा भक्कम है, आप टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपके विरुद्ध प्रोसीडिंग्स शुरू की, तो भी आप क्या कहलाएंगे? एसएससी। तो भी आप क्या कहलाएंगे? एसएससी। तो एसएससी का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो इनकम टैक्स पे कर रहा है या जिस व्यक्ति के विरुद्ध इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई प्रोसीडिंग्स शुरू की है वो व्यक्ति कहलाएगा एसएससी। नोट कीजिए। नोट कर लिया आप लोगों ने? आगे बढ़ते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स, तो ये जानना जरूरी है कि इनकम होती क्या है। क्या जानना जरूरी है? इनकम क्या होती है। तो शुरू करते हैं। इनकम, इनकम कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग हेड्स। हम जो इनकम अर्न करते हैं, हम कैसे कैसे इनकम अर्न कर सकते हैं। आप सोचिए आपके पास पैसा कैसे आ सकता है। पहला तरीका, आप कहीं नौकरी करते हैं और आपको पैसे मिलते हैं, तो पहला तरीका होता है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या होता है पहला तरीका? इनकम फ्रॉम सैलरी। और कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं आप? तो
दूसरा तरीका होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है, कुछ नहीं, आपके पास एक घर है, आपने वो घर किसी को किराए पे दे दिया, तो किराया आपको मिला कि नहीं मिला, तो मतलब आपको पैसे मिले ना, इनकम हुई ना, तो वो इनकम क्या कहलाएगी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, तो बिजनेस करके या प्रोफेशन कैरी करके। बिजनेस मतलब सामान बेच लेना, प्रोफेशन मतलब जो डॉक्टर क्लिनिक खोल के बैठे हैं वो प्रोफेशनल्स हो गए, ठीक है। ये भी पैसे कमाने का जरिया है। और तरीका क्या हो सकता है, तो चौथा है कैपिटल गेन। क्या है, कैपिटल गेन मतलब आपने अपनी संपत्ति बेची। आपने क्या बेचा, अपनी संपत्ति। तो संपत्ति बेचने से कुछ प्रॉफिट हुआ होगा। आपके पास एक 10 लाख की जमीन थी, आपने उसको 15 लाख में बेच दी, तो आपको प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। 5 लाख का प्रॉफिट हुआ ना, तो यही प्रॉफिट कहलाएगा कैपिटल गेन। क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन। और क्या हो सकता है, और असंख्य तरीके हो सकते हैं पैसा कमाने के, असंख्य तरीके। आप लॉटरी खरीदे और एक दिन आपकी लॉटरी लग गई, घोड़े दौड़ रहे थे, आपने पैसे लगाया, पैसे लगाए एक घोड़े पे कि ये घोड़ा जीतेगा, और आपका घोड़ा जीत गया, आपको पैसे मिल गए। आप जुआ खेलते थे, आप उसमें भी जीत गए। आप स्पेकुलेशन करते थे, सट्टा लगाते थे, क्रिकेट मैच चल रहा था, आपने कहा इंडिया मैच जीती तो मैं तुमको 500 रुपए दूंगा, और इंडिया हार गई तो आप मेरे को 500 रुपए देना। इंडिया हार गई, आपको 500 रुपए मिल गए। ऐसी बहुत सारी तरीके हैं पैसे अर्न करने के। आप ऐसे जा रहे थे सड़क में, आपको अचानक से एक बंडल नोट से भरा मिल गया, इनकम है कि नहीं। बैंक में आपने पैसे रखे हुए थे, बैंक से आपको इंटरेस्ट मिला, इनकम है कि नहीं है कि नहीं इनकम। तो ऐसी बहुत सारे तरीके और हो सकते हैं इनकम अर्न करने के लिए, हर एक को हम हेड नहीं बना सकते। तो इसीलिए पांचवा जो है वो कहलाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। क्या कहलाएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। नोट कीजिए। तो ये 5 तरीके होते हैं जिनको हम हेड्स ऑफ इनकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड्स ऑफ इनकम। नोट कीजिए, कर लिया नोट आपने। तो आज की क्लास हम यहाँ पर वाइंड अप करेंगे। होप आप लोगों को आज समझ में आया होगा। पहली क्लास बहुत छोटी सी थी, टैक्स थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट होता है, हल्का सा, तो हमको थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ना है, इसीलिए थोड़ी सी छोटी क्लास। सारी चीजें आपने नोट की होगी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सजेशंस भी मुझे दे सकते हैं। एबीएस फाउंडेशन की तरफ से मैं सीए भूषण चिपड़े। आपको अगर कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ सजेशन देना हो, तो आप 9996262669 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू।